हे एवरीवन, तो चलो हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग वांग जी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए जा रहा था क्योंकि वांग जी उसे मनाने का पूरा ट्राई कर रहा था। और साथ ही अब तो वांग जी दूसरों के सामने भी प्यार दिखाने से चूकता नहीं था। वो सबके सामने अब विंग के साथ प्यार करने का इजहार करता था। वो हमारे विंग के लिए कुछ भी कर जाने को तैयार रहता था। अगर विंग को कोई अल्फा परेशान करता तो वांग जी उन लोगों के बीच में आ जाया करता था। इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती थी कि वांग जी कम से कम उसके लिए अब स्टैंड तो ले रहा है। विंग देख पा रहा था कि वांग जी उसे अपने पास फिर से लाने के लिए, अपना प्यार जताने के लिए क्या-क्या कोशिश कर रहा है। इससे हमारा विंग बहुत ज़्यादा ही मुस्कुराता था, पर अपने दिल में वो सामने नहीं दिखाता था। वो वांग जी के सामने ऐसा दिखाता था कि मानो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर दिल ही दिल में उसे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता था। वहीं विंग को ये देखकर भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी कि बाकी लोग उन लोगों के बारे में बातें करते हैं। ये बातें करते हैं कि लान वांग जी जो किसी ओमेगा के पास नहीं जाता, वो विवुश्यान के पीछे पड़ा हुआ है और वहीं विवुश्यान उसे भाव नहीं दे रहा। दूसरों के मुँह से ये सुनते ही हमारा विंग अपने मन में ही हँसने लग जाया करता था। वो वांग जी के प्रति प्रीटीफुल आँखों से देखता था, पर उसे थोड़ा-सा वांग जी को परेशान भी करना है, इसीलिए वो थोड़ा-सा नखरे भी दिखाता था। और हमारा वांग जी उसे मनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करता रहता था। जैसे उसके लिए उसका चिली ऑयल लाना, उसके लिए हर चीज़ करना, छोटी से छोटी चीज़ों को हमारा वांग जी विंग के बोले बिना ही कर दिया करता था। जिस बात से हमारा विंग तो अपने मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होता था। वहीं हमारे विंग के सारे दोस्त अब विंग को चिढ़ाने लग गए थे, ये बोलकर कि वाह! लान वांग जी जो किसी ओमेगा की तरफ देखता नहीं, वो तुम्हारे पीछे लट्टू हुआ पड़ा है। ऐसा क्या जादू किया तुमने? ये सुनते ही विंग ब्लश कर जाता था और वो उन लोगों को बहाना बना देता था और वो वहाँ से भाग जाया करता था। धीरे-धीरे टाइम बीतने लगा। अब उन लोगों को यहाँ आए हुए 2 महीने हो चुके हैं और इन 2 महीनों में बहुत कुछ बदल चुका है। हमारे विंग और वांग जी का प्यार भी बहुत हद तक परवान चढ़ चुका है। हमारा विंग भले ही सबके सामने ऐसा दिखाता है कि वो वांग जी से अभी दूर है, वांग जी को भाव नहीं देता, पर जब वो अकेले होते हैं तब वांग जी बिल्कुल भी चांस ही नहीं देता विंग को अपने पास से दूर जाने का। वो विंग का कमर पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया करता था और उसे रफली किस करने लग जाया करता था। हाँ, हमारे विंग ने उसे कह दिया था कि दूसरों के सामने ऐसा मत दिखाया करो, वो मुझे चिढ़ाते हैं और मुझे ये अच्छा नहीं लगता। पर वांग जी कहाँ मानने वाला था। अब उसे विंग को प्यार दिखाने का मौका मिल रहा है तो वो पूरा ट्राई करता है, हर एक चीज़ ट्राई करता है। भले ही विंग कितना भी मना करे, पर हमारा वांग जी वो दिखाता ही रहता था। वहीं हमारा विंग वांग जी को कहता भी था कि ऐसा मत किया करो, क्या पता हमारे प्यार को फिर से नज़र लग जाए। पर ये सुनते ही हमारे वांग जी ने उसके मुँह पे हाथ रख दिया था और वो उसे कहता था कि बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं उस इंसान और अपने प्यार के बीच में ढाल बन के खड़ा रहूँगा। मैं कभी भी अपने प्यार को फिर से टूटने नहीं दूँगा। मैं फिर से हमारे बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आने ही नहीं दूँगा। ये बोलकर वो विंग को देखता था। वहीं विंग मुस्कुराते हुए अपने सर को वांग जी के सीने पे रख देता था और वो वहाँ पर अपना सर रख के उसकी फेरोमोन को स्मेल करता था। वहीं वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो हर पल विंग के पास रहना चाहता था, पर जैसे ही कोई दूसरा पर्सन आता था, वो दोनों दूर हो जाया करते थे क्योंकि विंग नहीं चाहता था कि अभी उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी दूसरे इंसान को पता चले। हाँ, विंग ऐसा नहीं चाहता क्योंकि इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। हमारा विंग नहीं चाहता कि वांग जी को कोई ये बोले कि वो ऐसे ओमेगा से प्यार करता है जिसके पास कोई भी पावर नहीं है। विंग चाहता है कि वो पहले अपने पावर लाए, अपना इनर पावर लाए, अपने फ्यूनिक्स का पावर लाए, उसके बाद वो वांग जी के साथ सबको बताए कि वो और वांग जी एक दूसरे के साथ हैं, वो एक दूसरे के अल्फा ओमेगा है। क्या होगा अगर वांग जी और विंग के इस रिलेशनशिप के बारे में अभी एल्डर्स को पता चल जाए? वांग जी एक बहुत अच्छा और बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है। अगर ऐसा हुआ, सबको पता चल गया, तब कोई भी वांग जी और विंग के रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा।
क्योंकि वांग जी का इनर पावर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है। उसका ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वो पावरफुल ड्रैगन अपने रट के दिनों में कोई भी नॉर्मल ओमेगा को हर्ट कर सकता है। और सबके हिसाब से विंग तो अभी नॉर्मल ओमेगा है ना, उसके पास कोई भी ताकत ही नहीं है, फ्यूनिक्स की ताकत नहीं है और ना ही कोई भी इनर पावर है, जिस वजह से कोई भी उन दोनों को एक्सेप्ट करने ही नहीं देगा और साथ ही उन दोनों को दूर करने का कोशिश करेगा। वांग जी को बोलने का कोशिश करेगा, क्या पता लैन क्लैन वाले उन दोनों के प्यार को स्वीकार ही ना करें। यही डर से हमारा विंग बार-बार वांग जी को दूसरों को बताने से मना करता था, पर वांग जी ऐसा नहीं करना चाहता था, वो सबको बताना चाहता था। अब तो वो सबको ये इज़हार करना चाहता था कि विंग उसका है और कुछ भी हो जाए, वो विंग को कहीं भी अपने आप से दूर जाने ही नहीं देगा। पर विंग इस बात से अभी इनकार कर दिया करता था और वो बार-बार कहता था कि जब तक मेरा फ्यूनिक्स का पावर वापस नहीं आ जाता, मेरे पास नहीं आ जाता, तब तक हम इस बारे में किसी को नहीं बताएँगे। ये सुनने के बाद वांग जी एक डीप सा ब्रेथ लेता है और फिर वो विंग को देखता है। विंग उसके गोद में बैठा हुआ है और साथ ही अपने सर को उसने वांग जी के चेस्ट में छुपा रखा है और वो वांग जी के बॉडी के स्मेल को इनहेल कर रहा है। वहीं वांग जी उसके बालों के साथ खेल रहा है और वो अपने हाथों से ही विंग के कानों को टच कर रहा है, उसके बालों को टच कर रहा है। वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ही प्यार से देख रहे थे। तभी विंग फिर से अपने सर को वांग जी के चेस्ट में रख लेता है और उसने अपने हाथों को वांग जी के नेक में रैप कर लिया था और वो कहता है, लैंसन मुझे अपना पावर कब मिलेगा? मैं उस पावर को फिर से लाना चाहता हूँ, उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए अपने हाथों को विंग के बालों पर सहलाते हुए कहता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ही ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पावर बहुत जल्दी आ जाएगा। ये सुनते ही विंग अपनी आँखों को बंद करता है और वो कहता है, पर पता है तुम्हें, मैंने अपने इनर पावर को लाने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म किया था, पर उसका लास्ट चैप्टर ये बोलकर वो चुप हो गया था क्योंकि उसको फिर से वो बात याद आने लग गई थी कि कैसे हावरन ने उससे वो सब बातें कही थी कि कैसे हावरन उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करेगा जिससे विंग का इनर पावर आ जाएगा। इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था हावरन के ऊपर कि वो कैसे बोल सकता है डुअल कल्टीवेशन एक ओमेगा और एक अल्फा के बीच में होता है। जब दोनों अपने आप को एक दूसरे के साथ सौंपना चाहते हैं तब जाकर ये कल्टीवेशन होता है और हावरन ने इतना ईजिली उसे कह दिया था। ये सोचते ही विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, पर वो दिखाना नहीं चाहता था। वहीं वांग जी विंग के बालों को सहलाते हुए अपने सर को, जो पीछे एक पेड़ रखा हुआ था जिस पेड़ से टिक कर वो दोनों बैठे हुए थे, वांग जी अपने सर को उसी में टिका लेता है और वो अपने आंखों को बंद कर लेता है और साथ ही वो अपने हाथों को विंग के बालों पे सहलाया जा रहा था। वो दोनों अभी अपने प्यार को इंजॉय कर रहे थे, अपने स्वीट से मोमेंट को इंजॉय कर रहे थे। तभी वांग जी को कुछ याद आया। उसने एक बार पढ़ा था कि हमारे फॉरबिडन एरिया में कुछ ऐसी बुक है जिसे पढ़ने के बाद जिसकी भी पावर नहीं आई होगी वो आ सकता है। वांग जी ये याद करते ही अपनी आंखें खोलता है और वो विंग को देखते हुए कहता है, विंग। वहीं विंग जो अभी तक अपनी आंखें बंद करके वांग जी के चेस्ट में लेटा हुआ था, अचानक से वांग जी के इस रिएक्शन से डर गया था और वो वांग जी को देखता है शॉकिंगली और वो घबराते हुए पूछता है, क्या हुआ? तभी वांग जी उसे शांत करवाते हुए बोलता है, कुछ नहीं, वो मैं बोल रहा था कि मुझे कुछ याद आया, हमारे फॉरबिडन एरिया में कुछ ऐसी बुक है जिससे तुम अपनी पावर को ला सकते हो। ये सुनने के बाद वांग जी को देखता है और कहता है, पर ये गलत नहीं होगा फॉरबिडन एरिया में? तभी वांग जी कहता है, नहीं, मैं वहाँ का प्रिंस हूँ, तो मुझे वहाँ जाने से कोई भी मना नहीं करेगा और मैं तुम्हारे लिए वो बुक ला दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, पर लेंजन, क्या ये गलत नहीं होगा? मैं थंडर क्लैन का हूँ और आप क्लाउड के, तो आप मुझे अपने फॉरबिडन एरिया में कैसे ले जा सकते हो? ऐसा करना तो मना होगा ना? ये सुनकर वांग जी अपने हाथों को विंग के गालों पे जेंटली टच करता है और वो उसके फॉरहेड पे किस करते हुए कहता है, तुम मेरी ओमेगा हो, तो मैं ये कर सकता हूँ। ये बोलकर वो विंग को देखता है। वहीं विंग ये सुनते ही उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी और वो वांग जी को देखते हुए कहता है, तो सच में
मैं कर सकता हूँ ना, इससे मेरा पावर आ जाएगा ना। ये सुनते ही वांग जी उसके होठों में लाइटली किस करता है और कहता है, मुझे नहीं पता, पर ट्राई कर सकते हैं। ये सुनकर विंग खुश हो गया था और अब वांग जी को बहुत ही टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, तो ठीक है, हम क्यों ना आज से स्टार्ट करें। ये सुनकर वांग जी विंग से कहता है, हाँ, पर पहले मुझे अंकल से वहाँ जाने का इजाज़त मांगना होगा। ये सुनकर विंग थोड़ा सा उदास हो गया था और वो कहता है, पर अगर आप अपने अंकल को बताओगे कि मैं वहाँ जाऊँगा और मेरे लिए आप बुक लाओगे, तब तो वो बिल्कुल नहीं देंगे ना। ये सुनकर वांग जी कहता है, कौन कहेगा उन्हें? वैसे मैं बोलूँगा कि मुझे वहाँ से कुछ बुक लेनी है। अंकल को मैं झूठ भी नहीं बोलूँगा और मैं तुम्हारे बारे में भी नहीं बताऊँगा और मैं बुक भी ले आऊँगा। ये सुनते ही वांग जी को देखते हुए कहता है, ओह! हाँ, ये बोलकर वो वांग जी को देखते हुए कहता है, आप तो बहुत बदल गए हो। पहले द ग्रेट हांग वंजून कभी किसी के लिए ऐसे बातें करते नहीं थे, कभी किसी के लिए ऐसी हरकतें नहीं करते थे और साथ ही अपने अंकल से झूठ भी नहीं बोलते थे। पर ये हांग वंजून किसी ओमेगा के लिए सब कर रहे हैं। नॉट फेयर। ये बोलकर वो थोड़ा-सा नौटंकी करने लग गया था। वहीं वांग जी ये सुनने के बाद उसके बालों को जेंटली उसके कानों के पीछे टक करता है और फिर जेंटली अपने हाथों को उसके नेक पे ले जाता है और अचानक से ही उसे रफली किस करने लग गया था। विंग शॉक हो गया था एक पल के लिए, पर वो भी उस किस को इंजॉय करता है। पर धीरे से वो वांग जी के चेस्ट पे हिट भी करने लग गया था, क्योंकि वांग जी उसे इतने रफली सक कर रहा है कि उसका होठ हल्का सा सूज चुका है। वांग जी के सीने में हल्का सा हिट कर रहा था क्योंकि उसे अपने होठों में दर्द हो रहा था। वो वांग जी को दूर करता है और वो लाइटली उसके सीने में मारते हुए कहता है, मेरा मेरा होठ कितना ज़्यादा सूज चुका है, आप दिन में कितने बार किस करोगे। ये सुनकर वांग जी उसके होठों को अपने थंब से रब करते हुए कहता है, ये मेरा है, तो मैं जितने टाइम करूँ, जितने बार करूँ, ये मेरी मर्जी होगी और मुझे तो इसे छोड़ने का मन ही नहीं करता। ये बोलकर वो अपने थंब को विंग के लिप्स में फिराया जा रहा था। वहीं विंग इससे हल्का सा अननॉय फील करने लग गया था, क्योंकि वांग जी अपने थंब को विंग के होठों पे रफ कर रहा था, जिससे विंग को हल्का सा दर्द होने लग गया था और वो अचानक से वांग जी के उस थंब को अपने माउथ में ले लेता है और जोर से कट कर लेता है, जिससे हमारे वांग जी को दर्द होता है और वो जल्दी से अपने थंब को विंग के मुंह से निकाल कर हल्का सा उसे हिलाने लग गया था, क्योंकि सच में उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो विंग को शॉकिंगली देखने लग गया और वो विंग से पूछ भी लेता है, विंग, ये तुमने क्या किया? मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनकर विंग अपने होठों को टच करते हुए कहता है, तो मुझे भी दर्द हो रहा है। मुझे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरा होठ पूरा स्वलन हो चुका है। तब भी आप मुझे किस करना छोड़ते नहीं और साथ में आप अपने थंब को भी इतने रफली इसमें फिराए जा रहे हो। तो मैंने ये कर दिया। ये बोलकर वो वांग जी को पपी आई से देखने लग गया, जिससे वांग जी को हमारा विंग और भी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वो विंग के होठों को फिर से किस करने जाता है, पर विंग जल्दी से वांग जी की गोद से उठकर खड़ा हो गया था और वो वांग जी को अपनी जीभ दिखाते हुए कहता है, अब नहीं। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से भाग गया था। वहीं वांग जी मुस्कुराते हुए बस विंग को जाते हुए देख रहा था और वो मुस्कुराते हुए खड़े होते कहता है, विंग भागो मत, गिर जाओगे। ये सुनते हुए विंग पीछे मुड़ता है और वो वांग जी को जीभ दिखाते हुए अपने हाथों को वेव करते हुए बाय बोलता है और सीधा वो अपने दोस्तों के पास भाग गया था। वहीं वांग जी भी मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है, पर पेड़ के पीछे से कोई उन दोनों को देख रहा था और वो उन दोनों की ये सब बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्से में हुए जा रहा था और वो वांग जी और विंग को अपने मन में कर्स करता है और वो सीधा वहां से निकल पड़ा था। वहीं वांग जी भी अब अपने जगह पे आके खड़ा हो गया था। तभी हमारा वांग जी देखता है कि कैसे विंग के दोस्त उसे घेर कर खड़े हुए हैं और विंग के दोस्त विंग से बहुत सारे सवालें पूछ रहे हैं, तुम अभी तक कहाँ थे, कितना टाइम लगा दिया और हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, आखिर तुम गए कहाँ थे, किसके साथ थे और तुम्हारे होठों को क्या हुआ, ये इतने ज़्यादा स्वलन और रेड क्यों दिख रहे हैं। ये सुनते ही हमारे विंग के पूरे नेक पूरी गाल रेड हो गई थी। वो कैसे बताए कि वांग जी ने उसके होठों को खाया है, जिस वजह से वो स्वलन हो गए हैं।
विंग नर्वसली अपना सर इधर-उधर करने लग गया था। वो उनकी बातों को, उनके क्वेश्चन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था। वो कैसे इन लोगों को बोले कि वो वांग जी के साथ था और वांग जी ने उसकी ये हालत की है। तभी हमारा न्यूज़ विंग के कानों के पास आता है और वो हल्का सा बोलता है, "वी भाई, वैसे किसने आपको किस किया?" ये सुनते ही विंग की आँखें बड़ी-बड़ी और वो शॉकिंगली न्यूज़ को देखने लग गया। न्यूज़ हँसते हुए बोलता है, आप इतना ज़्यादा शॉक मत हो, मुझे पता है क्योंकि अब ये सब मेरे साथ भी होता है ना। ये बोलकर वो शर्माते हुए जेंग जेंग की तरफ इशारा करता है। हाँ, वो दोनों डेटिंग कर रहे हैं तो कभी-कभार हमारा जेंग जेंग भी हमारे न्यू सैन को किस कर लेता है और जिस कारण उसके भी होंठ ऐसे स्वलन हो जाते हैं। तो हमारा न्यू सैन समझ चुका था कि विंग के होंठ किस कारण स्वलन हुए हैं। वही विंग भी ब्लश हो गया था और वो न्यू सैन को अवॉइड करते हुए इधर-उधर देखता है, तभी उसे याद आता है यहाँ पर उसकी सीजे नहीं है और वो टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है, "वैसे सीजे कहाँ है? चैंग, सीजे को तुमने देखा क्या? वो मुझे बहुत टाइम से नहीं दिखी है।" ये सुनकर चैंग भी इधर-उधर देखने लग गया। हाँ, उसकी सीजे भी जैसे ही उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई, उनको ब्रेक मिला, उसकी सीजे भी कहीं पर चली गई थी। उन्होंने कहा था कि वो उन्हें अकेला रहना है, तो चैंग ने भी ज़्यादा कुछ सवाल नहीं पूछे थे। अब उसे भी हल्का-सा फ़िक्र होने लग गया था कि आखिर उसकी चीज़ें अभी तक आई क्यों नहीं है। वो इधर-उधर देखने लग गए थे। अब सारे लोग इधर-उधर ढूँढने भी लग गए थे अपनी सीजे को, यानली को। तभी विंग को दिखाई देता है कुछ दूर में ही यानली खड़ी हुई है और उसके साथ कोई पर्सन है, कोई अल्फा है। ये देखकर विंग अपने सर को हल्का-सा झुका के या बोले तो उस पर्सन पे गौर करते हुए सोचता है, ये अल्फा कौन है? मैंने इसे हाँ, एक बार देखा था, वो भी यान्ली शीजे के साथ, पर ये अल्फा है कौन? ये बोलते हुए वो क्वेश्चन भरी आँखों से उधर देख रहा था। तभी विंग अपने दोस्तों को इशारा करता है, सारे लोग उस तरफ आ जाते हैं। सारे लोग विंग के जैसा ही उन दोनों को घूर-घूर के देख रहे थे। वहीं चैंग तो अपनी शीजे के पास जाने ही लगा था कि विंग ने और न्यूसेन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो उसे शांत रहने का इशारा करते हैं और वो चुपके से वो सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। क्या वो अल्फा यान्नी को परेशान कर रहा है? पर नहीं, विंग को पता है कि ये अल्फा ऐसा तो नहीं लग रहा कि वो यान्नी को परेशान कर रहा हो। यही सोचकर वो चैंग को रोक देता है और वो देखने लग गया था आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अगर वो अल्फा परेशान कर रहा होगा तो विंग और बाकी लोग वहाँ पर उसे बचाने चले जाएंगे, पर अगर वो उसे परेशान नहीं कर रहा होगा तो वो उन दोनों को परेशान नहीं करेंगे। यही सोचकर वो कुछ टाइम खड़े होकर देखने लग गए थे। तभी विंग चैंग से पूछता है, वैसे वो लड़का है कौन? वो अल्फा है कौन? ये सुनकर चैंग और न्यूसैन बताते हैं कि वो भी इस क्लाउड रिसेस में एक डिसिपल के रूप में हमारे जैसे पढ़ने आया है और वो जिन क्लैन का बड़ा राजकुमार है, जिन जूशवान। ये सुनकर विंग उसे देखने लग गया और वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, वो पीकॉक है ना? ये सुनकर वो सारे अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं, जिन क्लैन एक पीकॉक का क्लैन है, तो वो पीकॉक ही होगा। ये सुनकर वो सारे अपना सर हिलाते हैं और वो उन दोनों को देख रहे थे, पर जैसे ही उन लोगों का नज़र सामने की तरफ गया, वो लोग शॉक, क्योंकि वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। जिनजुशवान अपने हाथों से ही यानली के हल्के से बालों को उसके कान के पीछे टक करता है और वो एक गुलाब का फूल या बोल तो कोई फूल उसके हाथ में था, उसे यानली के बालों पे लगाते हुए उसके फरहेड पे किस करता है और साथ में उसको मुस्कुराते हुए देखता है। यानली शर्मा गई थी और साथ ही वो उसके हाथों को भी अपने हाथों में पकड़ लेती है। तभी ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। वहीं विंग का मुंह तो खुला का खुला रह गया था। क्या? ये क्या चल रहा है यहाँ पर? वहीं चैंग चैंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। कैसे कैसे इस अल्फा की हिम्मत हुई कि उसने हमारी यानली शीजे को छूने की हिम्मत की? कैसे उसने उसके बालों को छूने की हिम्मत की? चैंग अपनी शीजे और विंग के लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। कोई भी उन्हें टच करता है तो चैंग को बिल्कुल भी सब्र नहीं होता और उसे गुस्सा आ जाता है। वो जाने ही वाला था, उसे मारने ही वाला था, पर हमारे न्यूसन ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो उसे समझाने लग गया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं शायद तक। देखो यानली शीजे को, वो कितने आराम से वहाँ पर खड़ी हुई है और साथ में उनका रिएक्शन देखो। अगर वो पीकॉक हमारी यानली शीजे को परेशान करता है
तो हमारी यानली चीज़ें ऐसे थोड़ी ना रिएक्ट करती। शायद तक उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है और तुम उन्हें परेशान मत करो। ये सुनने के बाद सारे भी अपना सर हिलाते। वहीं विंग तो शॉकिंगली अपनी शीजे को देख रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी यानली शीजे किसी से प्यार भी कर सकती है। पर हाँ, कोई अल्फा उससे प्यार करे ये तो ठीक है, क्योंकि हमारी यानली चीज़ें इतनी प्यारी जो है कि कोई भी उसके ऊपर लट्टू हो ही जाएगा। पर यानली चीज़ें को भी इस पीकॉक में क्या दिखा जो यानली चीज़ें इस पीकॉक के पीछे पड़ गई। यही सब सोचते हुए विंग शॉकिंगली देख रहा था। वहीं नी हुसैन और साथ ही उनके दोस्त सब भी बोलते हैं कि शायद तक इन लोगों को अकेला छोड़ देना चाहिए, हमें चलना चाहिए। ये सुनकर विंग और जैंग चैंग कोई भी रिएक्शन नहीं देते और वो उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। पर उसके सारे बाकी दोस्त हमारे विंग और चैंग को वहां से खींचते हुए ले जाते हैं। फिर क्या, वो सभी फिर से ग्राउंड में आते हैं। ग्राउंड में वो फिर से खड़े हो गए थे। कुछ टाइम बाद वहां पर यानली भी आ चुकी थी और साथ ही वो जिनजुश्वान भी। वहीं विंग और चैंग तो घूर घूर के उस पिकॉक की तरफ देख रहे थे, मतलब कि जिनजुश्वान की तरफ। विंग और चैंग का मुंह बना हुआ था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी वो जिनजुश्वान पसंद नहीं आया यानली के लिए। यानी कितनी जो स्वीट है, कितनी ज़्यादा प्यारी है। पर वो पीकॉक उसे देखकर ही लग रहा है कि वो कितना ज़्यादा एरोगेंट है, कितना ज़्यादा ही घमंडी होगा। उसके पूरे बॉडी में कितने ज़्यादा महंगे-महंगे सामान लगे हुए हैं। ये ऐसा देखकर लगता है कि वो अल्फ़ा बहुत ज़्यादा अमीर है और साथ में थोड़ा-सा अपने पैसों पे रौब दिखाने वाला भी। इसी कारण हमारे विंग को और चैंग को वो इंसान पसंद नहीं आया। पर वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, क्योंकि यानली उसे पसंद जो करती है। फिर यानली वहाँ आती है। सारे लोग को वो नर्वसली देख रही थी, क्योंकि वो अभी तक सबको बताई जो नहीं है। वहीं सारे लोग, उनके दोस्त लोग उसे देख रहे थे। वहीं विंग कहता है, शीजे आप कहाँ गए थे, हम कितने टाइम से आपको ढूंढ रहे थे। ये सुनकर नर्वसली स्माइल करते हुए यानली कहती, वो आशियन, मैं बस घूमने गई थी। ये सुनकर विंग शॉक, उसकी चीजें पहली बार उसे झूठ बोल रही है। पर वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर कहता है, शीजे कोई बात नहीं, चलो। ये बोलकर वो लाइन में जगह दे देता है। यानली भी वहाँ लग जाती है और फिर उन लोगों का प्रैक्टिस स्टार्ट होता है। फिर से उन लोगों की प्रैक्टिस खत्म होती है और ऐसे ही करते करते वो दिन भी बीत गया था। वहीं हमारा वांग जी अपने अंकल से बात करता है कि उसे उस फॉरबिडन रूम में जाना है और उसे साथ ही अपने दोस्त को भी ले जाना है। तो आप परमिशन दे दो। ये सुनने के बाद लैन कुरैन वांग जी को देखते हैं। उन्हें वांग जी के ऊपर विश्वास है, इसीलिए वो उसे जाने को कह देते हैं। पर साथ ही वो वांग जी को ये बोलते भी हैं कि वहाँ से कोई भी बुक बाहर नहीं जानी चाहिए। तुम्हें जो भी पढ़ना है तो तुम वहीं पढ़ना, और जो भी तुम्हारे साथ जा रहा है तुम उसके ऊपर ध्यान भी रखना, ओके। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर नोट करता है और फिर क्या, वो दिन ऐसे ही बीत जाता है। अगली सुबह वांग जी और सारे लोग फिर से प्रैक्टिस करते हैं। फिर दोपहर हो चुकी थी। हमारा वांग जी विंग के पास आता है और वो विंग को बताता है कि उसके अंकल ने परमिशन दे दी। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और फिर वो वांग जी के साथ उस जगह पे जाता है। उस जगह को देखकर विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया था, क्योंकि जो थंडर क्लैन का लाइब्रेरी था वहाँ पर इतनी किताबें नहीं है, पर यहाँ बहुत ज़्यादा है। शायद तक 2000 नहीं, 3000, नहीं उससे भी ज़्यादा। विंग तो गिनती ही भूल जाएगा, इतनी किताबें हैं यहाँ पर। वहीं वांग जी उसे लेकर एक जगह पे जाता है। उसमें से वो एक दरवाज़ा खोलता है अपने तालिस्मान से और फिर वो विंग को लेकर अंदर जाता है। विंग अंदर को देखकर और भी ज़्यादा शॉक, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की ऐसी किताबें हैं जिसको विंग ने कभी देखा ही नहीं होगा। उसके कवर चांदी, सोने और कई सारे तो बहुत ज़्यादा ही महंगे महंगे और साथ ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की कवर लगी हुई है। और साथ ही उसकी लिखावट, वाव! उसकी लिखावट देखकर विंग तो सरप्राइज ही हुए जा रहा था। आखिर ये सब लिखा किसने होगा? विंग के दिमाग में यही सब चल रहा था। वो अपने हाथों को उस पर सारे बुक में फिराया जा रहा था और वो देख रहा था सारे बुक को, मतलब पढ़ते हुए विंग को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा था। हर एक चीज़ लिखा हुआ है, कैसे मरते हुए को जिंदा किया जाता है, कैसे अपने आप का रूप बदला जाता है, कैसे एक म्यूजिक से किसी भी पावर को रोका जा सकता है। और साथ ही विंग की नज़र एक ऐसी बुक पे पड़ी जिसका पूरा रूप ही
पूरा रंग ही ब्लैक कलर का है। विंग उस बुक के पास जाता है। उसे जैसे ही उस कवर को पढ़ा, वो शॉक, ये ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक यहाँ क्या कर रहा है? इसी कन्फ्यूजन में वो वांग जी को देखते हुए उस बुक को दिखाते हुए कहता है, लैंसन, ये ब्लैक मैजिक यहाँ क्या कर रही है? ब्लैक मैजिक तो फॉरबिडेन है ना? ये सुनकर वांग जी विंग को देखते हुए कहता है, हाँ, पर फॉरबिडेन है इसीलिए तो फॉरबिडेन रूम में रखा गया है ना? ये सुनकर विंग अपने सर पे हिट कर बोलता है, हाँ, ये बात भी सही है। ये बोलकर वो नर्वसली मुस्कुराता है और फिर वो उसमें हल्का सा एक पेज को खोल के देखने ही वाला था कि वांग जी उसे मना कर देता है और कहता है, विंग, तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ लाया गया है उसे करो, इधर उधर की चीज को मत देखो। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है, पर वो उस बुक को साइड में रख देता है और फिर से वो दूसरे बुक को देखने लग गया था। वांग जी और विंग एक एक बुक को ढूंढ रहे थे, क्योंकि उन्हें भी तो नहीं पता कि आखिर कहाँ है वो बुक। फिर धीरे धीरे करके विंग की नज़र एक ऐसी बुक पे पड़ी जो पूरी तरह से वाइट कवर से ढका हुआ है। विंग उस बुक को पढ़ता है। विंग उस बुक को पढ़ते ही वो शॉक, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था अमरता प्राप्त करने का सबसे आसान मंत्र, और साथ ही कैसे जिंदगी भर अमर रहा जा सकता है उस चीज का मंत्र। ये सुनकर विंग शॉक, पर वो जल्दी से उस बुक को साइड रख देता है, क्योंकि अमरता ये अच्छी बात नहीं होती है। हर इंसान जो भी जन्म लेता है उसे मरना तय होता है, और कोई भी अगर अमर हो जाए तो उसकी जीवन कोई भी मतलब मायने ही नहीं रखेगा। यही सोचकर विंग उस बुक को साइड रख देता है। फिर से वो आगे बढ़ता है। फिर से उसे दिखाई देता है एक ऐसी बुक जिससे म्यूजिक से किसी भी इंसान को अपने वश में किया जा सकता है। ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुए जा रहा था। यहाँ ऐसी ऐसी बुक है। विंग तो सरप्राइजली वांग जी को देखते हुए कहता है, वांग जी, यहाँ कैसी कैसी बुक है? तभी वांग जी कहता है, विंग, ये फॉरबिडन एरिया है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें होंगी ना जो दूसरे को दिया ना जा सके। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और वो अपने मन में सोचता है, विंग, तुम ये क्या सोच रहे हो? ऐसी चीज़ें तो फॉरबिडन एरिया में ही रहेगी ना। ये बोलकर वो फिर से आगे बढ़ता है। तभी वांग जी कहता है, विंग। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ता है। तभी वांग जी कहता है, ये देखो, मुझे मिल गया। ये सुनकर विंग वांग जी के पास आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तभी वांग जी कहता है, चलो हम बैठकर पढ़ते हैं। ये सुन विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर एक जगह पे जहाँ पर एक टेबल रखी हुई है, वहाँ पर वो दोनों जाते हैं और वहाँ से वो दोनों उस किताब को पढ़ने लग गए थे। विंग धीरे धीरे उस किताब को पढ़ रहा था। हाँ, इस किताब में वही सब लिखा हुआ है जो हमारे हावरा ने विंग को बताया था। विंग ये सब पढ़ते हुए कहता है, ये सब तो हावरा ने मुझे पहले से ही बता दिया है। हाँ, ये भी मैंने पढ़ लिया है, ये भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया है। ये हावरा ने मुझसे अच्छे से प्रैक्टिस करवा लिया है। नहीं, ये हो गया है, हावरा ने मुझे करवा दिया है। हावरन, हावरन, हावरन। ये सुनते ही वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। विंग अभी वांग जी के साथ है, तो वो हावरन का क्यों नाम ले रहा है? क्या हावरन ने उसे इतना सब सिखाया है? वांग जी को सब मतलब जितना भी वहाँ पर कलर लिखी हुई है, उसे देखकर समझ आ रहा है कि हावरन ने कई बार विंग को टच किया होगा। जिस बात को सोचते ही वांग जी को जेलसी फील होने लग गई थी, और वो जल्दी से विंग को खींचकर अपने लैप पे बैठा लेता है। विंग एक पल के लिए शॉक ही हो गया था। अचानक से हुआ क्या भाई? वो वांग जी को शॉकिंगली देखते हुए कहते हैं, लन, पर वो आगे कुछ बोल पाता कि वांग जी उसे रफली किस करने लग गया था। वहीं बहुत टाइम तक वांग जी उसे किस करता है। कुछ टाइम बाद जब विंग को सांसें नहीं आती तो वांग जी के सीने पे हिट करने लगा और वांग जी उसे छोड़ देता है। विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांग जी को गुस्से में देख रहा था, और वो गुस्से में ही कहता है, ये क्या है? हम यहाँ पर ये पढ़ने आए हैं, ना कि कुछ करने। ये सुनकर वांग जी कहता है, तो तुम भी किसी और अल्फा का नाम मत लो, फालतू में मुझे जेलसी फील मत करवाओ। ये सुनकर विंग पाउट बना लेता है और वो कहता है, मैंने कब किया? ये बोलकर वो अपना मुंह बना लेता है और वो वांग जी को देखते हुए कहता है, अब मुझे नीचे उतारो। ये बोलकर वो अपने हाथ से ही वांग जी के हाथ को अपने कमर से हटाता है और फिर वो साइड में जाके बैठ गया था और वो कहता है, दूर रहना, ओके। ये बोलकर वो फिर से किताबों को पढ़ने लग गया था। वांग जी भी कहता है, ठीक है, पर तुम मेरे सामने किसी और अल्फा का नाम मत लेना।